हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला पार्ट है वो देख लिया होगा। दो बेसिक चीजें हमने पढ़ा था उसके अंदर, पहला फीचर्स, दूसरा क्लास इंपॉर्टेंस। आई होप आपको उतना अच्छे से लर्न हो गया होगा। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, बिकॉज यहाँ पे हम क्लास 14 प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और एक एक प्रिंसिपल को डीपली समझेंगे। क्लास उन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो फायदा क्या होगा, और वॉयलेशन करेंगे प्रिंसिपल का तो नुकसान क्या होगा, ये सब बातें करेंगे। और जो भी कीवर्ड बन सकते हैं वो भी क्लास हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। 14 प्रिंसिपल में से एक क्वेश्चन आना तय है एग्जामिनेशन में, ठीक है। पार्ट नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल की बात करेंगे। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे क्लास मैनेजमेंट के, जो मैनेजर्स की हेल्प करेगा डिफिकल्ट टाइम में, डिफरेंट सिचुएशन में डिसीजंस लेने में। तो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे अभी एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स, थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं क्लास। हेनरी फेयोल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर बोर्न ऑन 29th of July 1841 इस्तांबुल, टर्की। ही रॉट अ फेमस बुक, उन्होंने क्लास एक किताब लिखी थी, हेनरी फेयोल्स क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ही बिकम फेमस एज, क्लास ये फेमस भी हुए, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। ध्यान रखना है क्लास, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, ठीक है, इसलिए फेमस है वो। और बाकी उन्होंने एक जो बुक लिखी थी वो भी बहुत पॉपुलर बुक है क्लास, हेनरी फेयोल्स क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो यानी कि जो जनरल मैनेजमेंट है उसके फादर माने जाते हैं हेनरी फेयोल, ठीक है। अब इनके एक एक करके जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, हम इन 14 के 14 प्रिंसिपल्स को एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। ध्यान से अच्छे से समझना, एक एक प्रिंसिपल तुम्हें रियल में क्लास बहुत हेल्प हेल्प करेगा अपने रियल लाइफ में भी, और क्लास हर जगह हेल्प करेगा तुम्हारी, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जो टोटल वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और एक इंसान को क्लास एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, हिज क्वालिफिकेशन, हिज इंटरेस्ट, हिज एक्सपर्टाइज, कि वो कौन सा काम कर सकता है उसको यही काम दो, ताकि यही काम करते करते क्लास वो क्या हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। अगर आप एक इंसान को सारे काम दे दोगे ना, वो कोई भी एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क कहता है टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटो, एक इंसान को एक ही काम दो। This is called division of work. According to this principle, the whole work must be divided into smaller unit, so that person is to assign only one unit matching to skills, qualification, interest and experience. This leads to specialization and improve efficiency. Specialization बढ़ेगी और efficiency obviously class बढ़ेगी उसकी। अगर आपने इस principle को violate किया, consequences मतलब परिणाम, तो परिणाम क्या होगा क्लास, अगर आपने इस principle को violate किया तो lack of efficiency, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, आप वेस्टेज ज्यादा करोगे। 100 रुपए का सामान कॉस्ट अगर आ रहा है तुम 105 में बनाओगे। चेंजेस इन चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, तो क्लास चांसेस है, चेंजेस नहीं चांसेस, ठीक है, चांसेस है काम डुप्लीकेट हो जाए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा और क्लास ऑब्वियसली गोल को अचीव करने में टाइम भी लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा बता दूं, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या है क्लास, पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी, जो तुमको काम दिया गया है। हेनरी फेयोल साहब कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लास बैलेंस होना चाहिए, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास इक्वल होना चाहिए। तो जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी दे रहे हो तो वो ओवरबर्डन फील करेगा अगर आप उसको पावर नहीं दोगे तो पुलिस वाले को पावर मिलती है तभी जिम्मेदारी भी मिलती है, तभी क्लास आप पुलिस वाले डरते भी हो, लोग क्राइम करने से बचते भी हैं। अगर पावर ही ना दी जाए उसको, सिर्फ जिम्मेदारी दे दी तो ओवरबर्डन फील करेगा, काम होगा ही नहीं। और पावर ज्यादा दे दिया तो क्या करेगा, मिसयूज करेगा पावर का। तो उसी तरीके से क्लास ये हेनरी फेयोल साहब कहते हैं कि हमेशा आप अथॉरिटी उतनी ही दो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ओवरबर्डन फील करेगा, काम नहीं हो पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दोगे क्लास, पावर ज्यादा दे दोगे तो पावर का मिसयूज करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही लिखा है, एक बार चेक कर लेना। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पांसिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, कि काम को पूरा करना टाइम पे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। एक्सेस अथॉरिटी दोगे तो मिसयूज करेगा, एक्सेस रिस्पांसिबिलिटी दोगे तो ओवरबर्डन फील करेगा। तो ये प्रिंसिपल हेल्प करता है कि भैया कोई ओवरबर्डन भी ना हो, कोई पावर का मिसयूज भी ना करे, तो अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को अगर वायलेट करोगे तो क्या होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, ज्यादा पावर मिल गया तो, और कम पावर मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया, काम पूरा ही नहीं होगा उसका, ओवरबर्डन फील करेगा, है कि नहीं, डिले होगा। तो ये सब क्लास ये वाला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ। देखो अब पहले क्या होता था,
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता था, एक्सप्लेन करो इन दो प्रिंसिपल्स को, या इन चार में से तीन करो, दो में से एक करो, या एक करो दो करो। आजकल क्या आता है, घुमा के तुमको केस स्टडी बोल देगा और बोलेगा पहचानो ये कौन सा प्रिंसिपल है और फिर इसे एक्सप्लेन करो। तो तुमको डायरेक्ट नहीं कह रहा कि यार इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, रट्टाफिकेशन खत्म। तुम पहले केस स्टडी को पढ़ो, पहचानो ये कौन सा प्रिंसिपल है, देन उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे घुमाई क्वेश्चंस आते हैं और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ क्लास तुम्हें बहुत अच्छे से पूरी बिजनेस स्टडीज कराऊंगा। कोई भी केस स्टडी आएगा वो क्लास आप अच्छे से कर लोगे। अभी हम पूरा सिलेबस करेंगे, फिर कीवर्ड्स पढ़ेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। क्लास तुम्हें क्लास में ही सब लर्न करा के भेजूंगा और लाइव रिवीजन कराऊंगा बिफोर एग्जाम, ए टू जेड। डिसिप्लिन, ध्यान रखना, पहचानोगे कैसे क्लास, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का बेसिकली मतलब ये है, डिसिप्लिन का मीन्स रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है ना, उन रूल रेगुलेशन का क्लास आप रेस्पेक्ट करो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। रूल रेगुलेशन की क्लास इज्जत करना ही क्या है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में रहो, नियम कानून को फॉलो करो, साथ में अपने कमिटमेंट को पूरा करो। अगर वर्कर ने कोई कमिटमेंट किया है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट ने, या सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट से कोई कमिटमेंट किया, वादा किया है, उस वादे को पूरा करना ही डिसिप्लिन है। और अगर आपने उस वादे को पूरा नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। क्यों सुना रहा हूं इतनी कहानी, केस स्टडी में इसी तरीके से कहानी होगी, इसीलिए क्लास में आपको डीपली बता रहा हूं। क्योंकि क्लास आपको सीधा नहीं बोलेगा डिसिप्लिन बताओ, आपको बोलेगा भी पहचानो कौन सा प्रिंसिपल है। तो जहां पे कमिटमेंट की बात हो रही हो, कमिटमेंट पूरा नहीं किया या कमिटमेंट पूरा किया, जहां पे पेनल्टी लगाने की बात हो रही हो, जहां पे रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की बात हो रही हो, समझ जाना वो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है। इट इज रिक्वायर्ड एवरी लेवल। और ये ध्यान रखना कि जो डिसिप्लिन है ना, ये हर लेवल पे जरूरत पड़ेगा। पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि सीयूईटी में दोबारा पढ़ना ना पड़े चीजों को। सुपीरियर सबॉर्डिनेट बोथ हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, दोनों को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इससे क्लास सिस्टमेटिक काम होगा, काम क्लास सिस्टमेटिक होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कंपनी में, क्लास पेनल्टी भी लगाया जाएगा क्लास अगर आपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया तो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन, आप इस प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करते तो काम में देरी होगी, रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, क्योस होगा, कंफ्यूजन होगा, कोई भी अपनी तरीके से सब काम करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब यहाँ पे जो बॉस है ना, जिसको आप जो कमांड ले रहे हो वो एक ही सुपीरियर से लो। अगर मैं 10 सुपीरियर मेरे को काम बता देंगे, मैं 10 का काम नहीं करूंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, या मैं बहाने बना लूंगा कि मैं तुम्हारा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका काम कर रहा था, उनका भी इसलिए नहीं किया उनका काम कर रहा था, घुमा फिरा के। तो भैया कमांड आपको एक से लेना है, एक ही से कमांड लेना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, बिकॉज इफ ही रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल कंफ्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हुज कमांड मस्ट बी कंप्लीटेड फर्स्ट, किसकी पूरी की जाए पहले। तो क्लास वायलेशन क्या है, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, 10 लोग कमांड दे रहे हो तो होगा क्या, कंफ्यूजन होगा माइंड में क्लास। दूसरा सबॉर्डिनेट बहाने बना देगा, डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं होगा यहाँ पे, और ईगो क्लैशेस हो जाएंगे सबॉर्डिनेट सुपीरियर के कि भाई मैंने इसको काम बोला था, तूने मेरा काम कैसे नहीं किया, दूसरे काम कैसे कर लिया। समझ रहे हो, तुमने मेरे टेस्ट की तैयारी क्यों नहीं करी, दूसरे टेस्ट की तैयारी क्यों करी, तो मास्टरों में लड़ाई हो जाती है। तो यही है क्लास आपका ईगो क्लासेस। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। भैया आपको ऑर्डर लेना है ओनली वन बॉस से, दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। सोचो अभी जितने भी आपने प्रिंसिपल पढ़े चारों के चारों, है कि नहीं काम की चीज, बात सही बता रहे भैया, आपको अलग अलग बॉसेस से नहीं लेना ऑर्डर, आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो भैया एक ही बॉस से आपको ऑर्डर लेना है। अगला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलो गोल की तरफ। अगर सब लोग अलग अलग दिशा में चलेंगे ना क्लास, तो गोल कभी अचीव नहीं होगा। डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, एक टारगेट उठाओ, उस टारगेट को पूरा करो, फिर दूसरा टारगेट उठाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मेंबर एंड एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसका वन यूनिट वन प्लान या वन हेड वन प्लान भी बोलते हैं, वन यूनिट वन प्लान या वन हेड वन प्लान। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया तो होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा, तालमेल में कमी होगी और रिसोर्सेज का और एफर्ट्स का वेस्टेज जाएगा। तो भैया सब अलग अलग दिशा में जाएंगे ना, गोल अचीव नहीं हो सकता। आप सबको एक ही दिशा में चलना है, एक टारगेट बनाना है। ये आप पे भी लागू होता है, आप स्टूडेंट हो, आप अलग अलग जगह भागते हो, अलग अलग काम करते हो, आप नहीं कर पाते कुछ भी। एक ही काम पे फोकस करो कि यार अभी मैं 1 घंटा जो है ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ूंगा, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। 1 घंटा मुझे पढ़ना है, ये खत्म कर लूंगा तो मैं 1 घंटा मजे लूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, फिर मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। इस तरीके से डिसिप्लिन तरीके से अगर आप एक ही दिशा में चलो ना, एक टारगेट बनाओ, उसको पहले अचीव करो, फिर दूसरा टारगेट बनाओ, तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।
इंडिविजुअल मतलब अपने बारे में ना सोच के क्लास कंपनी के बारे में सोचना, दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंडिविजुअल गोल इज टू बी सैक्रिफाइस। मुझे गांव जाना है, फैमिली फंक्शन है, लेकिन उसी टाइम पे कंपनी में भी क्लास एक मीटिंग है, तो मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं क्लास कंपनी में जाके मीटिंग करूंगा। एक ब्रिज बनना है, फ्लाईओवर बनना है, फुट ओवर ब्रिज बनना है क्लास, ठीक है, वहां पे एक टेंडर निकला है कि किससे सीमेंट आएगा। सीमेंट दो लोग दे रहे हैं, एक मेरा भाई दे रहा है 50 करोड़ का सीमेंट, दूसरा आदमी दे रहा है क्लास 60 करोड़ का सीमेंट, ठीक है, या 40 करोड़ का सीमेंट दे रहा है। तो मैं अपने भाई से बोलूंगा भाई टेंडर तू ले जा, वो 40 करोड़ का दे रहा है, ठीक है, सेम माल है, लेकिन मैं उसको नहीं, अपने भाई को बोलूंगा तू ले ले, तो तुझे मैं दे देता हूँ काम, तू मुझे 2 करोड़ 3 करोड़ फालतू दे दे, तो वो और सीमेंट को मैं मिलावट करके मुझे फायदा पहुंचाएगा, मिलावट कर देगा, कल को ब्रिज फ्लाईओवर टूट जाएगा, लोगों की जान जाएगी, सरकार का नुकसान होगा। घूस ले रहे हो आप, ये सारी चीजें क्या है, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आपको कंपनी के गोल के बारे में सोचना है, कंपनी के फायदे के बारे में सोचना है, अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना, कोई टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें लिखा होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंडिविजुअल गोल इज टू बी सैक्रिफाइस फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। गोल ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एंड नॉट बी पर्सनल इंटरेस्ट। दिस ऑल्सो इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करना है, ये वर्ड आता है, लिख लो क्लास इसके अंदर, मैं जब आपको कीवर्ड सिखाऊंगा ना, कीवर्ड्स कराऊंगा तभी बताऊंगा। यहाँ पे एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करना है क्लास एम्प्लॉयज को, मैनेजर को, मतलब बचना है उन सारी चीजों से जहां पे क्लास उनका अपना फायदा हो रहा हो, ठीक है, घूस वगैरह नहीं लेना। नो अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल अचीव नहीं हो पाएगा, इवन एम्प्लॉय विल सफर इन लॉन्ग रन, भाई कंपनी को लंबे समय बाद तुम्हें घाटा ही होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में तुमको क्लास अल्टीमेटली क्या होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगला है क्लास रेमुनरेशन टू पर्सन, भैया अच्छी सैलरी दो, ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, कहता है भैया आप उसको ऐसी सैलरी दो कि उसका घर परिवार चल सके। आप अंडर पेड करोगे ना, कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। रेमुनरेशन टू पर्सन कहता है क्लास की कंपनी में अच्छी सैलरी दो ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो छोड़ के चला जाएगा। एम्प्लॉयज टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय को छोड़ के चला जाना, और डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, एम्प्लॉय क्या रहेगा, डीमोटिवेट रहेगा। अगला है क्लास, यहाँ पे ये गलत आ गया है, ये नहीं होगा क्लास, यहाँ पे 7, अच्छा रेमुनरेशन टू पर्सन हो गया। अच्छा अभी देख लेते हैं कौन सा रह गया है, मैं आपको ये जो पीडीएफ दूंगा उसमें ठीक करके दे दूंगा। 9th पॉइंट है क्लास प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू, देखो सुनना, स्केलर चेन बेसिकली क्या कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, वो लाइन ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से ही जाना चाहिए। ये अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा, ये अपने से ऊपर वाले को, या अपने से ऊपर वाले को, नीचे आने के लिए वो अपने से नीचे, अपने से नीचे, यानी कि लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी। फायदा क्या होगा, घाटा क्या, पहला घाटा देरी हो जाएगी, बहुत डिले हो जाएगा, लाइन बाय लाइन जाएगा तो, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है क्लास, फायदा यह है कि इंफॉर्मेशन सबके पास जाएगा, किसी से इंफॉर्मेशन छुपेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो स्केलर चेन कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन क्लास फॉर्मल तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऊपर, स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएगा, ताकि इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचे, कोई इंसान उस इंफॉर्मेशन से बचे नहीं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में डायरेक्टली आप दूसरे इंसान से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं क्लास, गैंग प्लैंक। Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. Information must pass through everyone. No skipping is allowed. But in case of any urgent information, Fayol suggested a shortcut called gang plank. This leads to systematic flow of information and no communication barrier or gap. और कोई क्लास कोई भी गैप नहीं होगा, लेकिन हाँ लेकिन देरी होगी काम में, क्योंकि हर एक के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है। अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेशन किया तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कौन किसका मालिक है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो ये अथॉरिटी रिलेशनशिप जो है ना, वो भी बताता है ये कि यार कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा बॉस है, ये मेरा बॉस है। ये पता पड़ता है कि भैया आपका सुपीरियर कौन है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर का मतलब क्लास कमांड नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या, हर चीज क्लास अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, ताकि कोई इंसान कोई चीज ढूंढे तो उसे वो मिल जाए। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी हर चीज अपने अपनी जगह पर रखती है, ताकि जब आप नहीं ढूंढ पा रहे हो वो आपको ढूंढ के दे देती है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि हर चीज अपनी जगह पर रखी है, तो आप आसानी से जाओगे सीधा, वो आपको वहां वो चीज मिल जाएगा, ले आओ।
और नहीं तो क्या होगा, आप ढूंढते ही रहोगे, आपको वो चीज़ ही नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, टाइम भी खराब होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि भैया हर चीज़ क्लास अरेंजमेंट होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए हर चीज़ का, चाहे रिसोर्सेस हो, चाहे वो क्लास ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेस हो, हर किसी का क्लास प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ताकि जब आप ढूंढो तो उसे आसानी से क्लास मिल जाए। अगर आपने ऐसा फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़ा फ्रस्ट्रेशन, आप ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा, टाइम का वेस्टेज हो रहा है और पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, सीधी सी बात है कंपनी का पैसा ही वेस्ट हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहता है इक्विटी रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉयज। किसी भी एम्प्लॉय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। एम्प्लॉय अपना बेस्ट तभी देता है जब क्लास आप उसे काइंडनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट करोगे। अगर आप भेदभाव करोगे किसी के साथ तो आपके साथ उसके अनहेल्दी रिलेशनशिप बनेंगे, वो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा क्लास, और दूसरी बात वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो इफ अ मैनेजर इज बायस्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉय देन द एम्प्लॉय विल गेट डिससेटिस्फाई, और क्लास वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से और इवन वो छोड़ के चला जाएगा। इक्विटी का मतलब जरूरी नहीं है कि हम सैलरी सबको सेम दें। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि हम पियोन को और सुपरवाइजर को सेम सैलरी दें। इक्विटी का मतलब क्या है, ट्रीटमेंट इक्वल। अगर आप उससे प्यार से बात कर रहे हो, दूसरे से प्यार से बात करो, उसके लिए छुट्टी के रूल सेम है, इसके लिए भी छुट्टी के रूल सेम है। इसको जैसा ट्रीट करते हो दूसरे को वैसा ही ट्रीट करो, किसी बेसिस पे जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, पोजीशन, ग्रेड, किसी प्रकार के बेसिस पे भेदभाव मत करो। और कंपनी क्लास इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करता है तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होगा और क्लास अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा, नहीं तो क्या होगा, छोड़ के चला जाएगा। सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज टर्नओवर बढ़ जाएगा, अनहेल्दी रिलेशनशिप बनेगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट में। अगला स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देखो एम्प्लॉय को ना एक मिनिमम टाइम देना चाहिए क्विकली सेटल डाउन का। स्टेबिलिटी, आपको पता है एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स। आपने उसे कितनी मेहनत से क्लास कंपनी में रखा है, तो उस पर भरोसा करो, उसको टाइम दो थोड़ा सा कि यार अच्छा करेगा 3-4 महीने 6 महीने अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, उसके हिसाब से उसे टाइम दो, उसे सेटल होने का मौका दो, है ना। बिकॉज इन द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, अगर वो इनसिक्योरिटी फील करेगा ना क्लास तो अपना बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंट, ये टर्नओवर नहीं है क्लास में, ठीक करके भेजूंगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जो है नहीं करना है क्लास। सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। मतलब जब तक जरूरी ना होना तब तक आप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर मत करो, टर्मिनेट मत करो। कुछ कीवर्ड ध्यान रखना, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर टर्मिनेट नहीं करना है, सेटल होने का मौका देना है क्लास आपको, और एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देनी कि हाँ यार आप सिक्योर है आपकी जॉब, आप अच्छे से काम करो, ठीक है। कंपनी स्पेंड टू मच ऑन न्यू एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग, इफ दे लीव द जॉब आफ्टर ट्रेनिंग इट वुड बी अ लॉस। ट्रेनिंग लेगी कंपनी से अगर एम्प्लॉय चला जाए तो बहुत लॉस होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव प्रॉपर टाइम टू सेटल द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सेटल करने का प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा नए काम को सीखने के लिए, फिर नए एम्प्लॉय के ऊपर मेहनत करो, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्लास। दूसरी चीज़ है क्लास नए एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करना भी बहुत दिक्कत होगा। तो आप कोशिश करो कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है ना वही लंबे समय तक काम करें, बार बार उनको निकालने की जरूरत ना पड़े। नए एम्प्लॉयज को फिर ट्रेनिंग दो, नए एम्प्लॉय को फिर से सिखाओ, फिर क्या गारंटी वो काम करेगा लंबे समय तक, छोड़ के चला जाए। तो भी एम्प्लॉय को रोक के रखो लंबे समय तक। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि यार आप वर्कर से सजेशंस लो, अप्रिशिएट करो। आप कोई भी एक्शन डिसीजन ले रहे हो तो वर्कर से पूछ लो, वर्कर का सजेशन लो और उस सजेशन को वेलकम करो कि ठीक है चलो आपने हमें बताया, हम ध्यान रखें। उसकी बेइज्जती मत मारो सजेशन देने पे। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। This will motivate employees, so manager must welcome their suggestion and idea of employee before framing the plan. This would create a feeling of belongingness and organization goal can be achieved on time. देखो कंपनी में ना एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि हाँ यार मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ। वो तभी लगेगा जब आप उससे क्लास सजेशंस लोगे, उसके सजेशंस को वेलकम करोगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप बताओ, आप क्या विचार है, कैसे ठीक कर सकते हैं इसको। जब आपसे पूछा जाएगा ना तो आपको लगेगा हाँ यार मतलब मैं कुछ कंपनी में हूँ जो मेरे से पूछा जा रहा है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है कंपनी के अंदर। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करोगे ना तो होगा क्या, डीमोटिवेशन आएगा क्लास, और एम्प्लॉय जो है बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा ही नहीं। आप उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे, उसको लगेगा मरने दो ना कंपनी को, मेरे को मेरी सैलरी से मतलब है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बेसिकली कहता है वेलकम करना एम्प्लॉयज के सजेशन को और डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करना। आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप एम्प्लॉय से पूछ लो एक बार, उसके साथ मिलकर डिसीजन लो। अगला है क्लास प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डिकॉप्स।
प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डीकॉप क्या कहता है? अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। ध्यान रखना, एस्पिरिट डीकॉप कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये हमेशा क्या कहता है क्लास? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यानी कि आप अलग अलग टारगेट 10 एम्प्लॉय को मत दो, 10 एम्प्लॉय का एक ग्रुप बना दो, एक क्लास ग्रुप बना के, एक टीम बना के आप उसको टारगेट दो। टीम गोल बहुत जल्दी अचीव होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल गोल। 10 लोगों को 10-10 कप बनाने का काम दिया गया, 100 कप बनेगा। एक बंदा छुट्टी पे है तो 90 बनेगा, 2 छुट्टी पे है तो 80 बनेगा। लेकिन अगर आपने 10 बंदों का ग्रुप बना दिया और बोला कि हम एक से काम नहीं, ग्रुप से 100 कप का लेंगे, तो वो ग्रुप में कोई छुट्टी पे हो चाहे ना हो, कोई काम अच्छा करे बुरा करे, भैया आपको 100 कप मिलना तय है। तो ग्रुप यूनिटी जो है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये बात करता है स्पिरिट डीकॉप ग्रुप की, टीम स्पिरिट की बात करता है। किसकी? टीम स्पिरिट की। जहां पे टीम स्पिरिट की, ग्रुप की बात की जाए, समझ जाना वो कौन सा प्रिंसिपल है, स्पिरिट डीकॉप। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट। मैनेजर शुड encourage and promote team spirit. Group effort is more powerful than individual effort. Organization goal can be achieved easily through the group contribution. अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया, गोल अचीव नहीं होगा, स्ट्रेस होगा इंडिविजुअल के ऊपर, और ग्रुप का जो गोल है, टीम का जो गोल है, वो अचीव नहीं होगा। टीम बनाने की बात करता है, टीम स्पिरिट की बात करता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स। अब कौन सा प्रिंसिपल रह गया एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। 14 थे ना, यूनिटी ऑफ कमांड, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर, डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इनिशिएटिव हो गया, रेमुनेशन, स्केलर। हाँ, एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं समझाता हूं तुम्हें क्लास क्या है। प्रिंसिपल ऑफ, नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा उसको, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझना ध्यान से। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, वो पावर किसी को नहीं देते। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ध्यान रखना, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? मैं टॉप लेवल का मैनेजर हूं, मैं सारा काम खुद तो करूंगा नहीं, मैं नीचे लेवल पे काम बांटूंगा, लेकिन कुछ ऐसी पावर है जो मैं किसी को नहीं दूंगा। चेक पे साइन करने का काम वो मैं किसी को नहीं दूंगा, भैया वो तो मैं खुद करूंगा, मैं किसी और को नहीं कहूँगा तू चेक पे साइन कर, पेमेंट हो, क्या पता गलत साइन फिर गलत अमाउंट निकाल ले, तो भैया चेक पे साइन मैं करूंगा, देख दाग के कहाँ कितनी पेमेंट जा रही, तो वो अपने पास रखूंगा। टॉप लेवल मैनेजर जब कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और कुछ पावर वो नीचे बांट देते हैं। ठीक है यार, ये काम तुम करो, ये पावर तुम ले लो। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और कुछ पावर को नीचे लेवल बांटते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और कंपनी को ना इसके बीच में क्या करना चाहिए क्लास? बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। कोई भी कंपनी फुल्ली सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए कि सारा का सारा जो है आप ही कर रहे हो, फुल्ली सेंट्रलाइज कि भैया हम ही सारा कुछ, तुम काम कर ही नहीं पाओगे, फिर तुम ही सब कुछ करोगे तो काम कैसे होगा? तुम काम ही नहीं कर पाओगे। और सब कुछ नीचे लेवल पे दे दोगे तो भी दिक्कत है क्लास, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जैसा ही, सब कुछ दे दोगे तो तुम्हारी क्या जरूरत है, तुमको कोई पूछेगा ही नहीं, लोग मिसयूज करेंगे उसका। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि भैया एक बैलेंस क्रिएट करके रखो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने हाथ में रखो, बाकी सब लोगों को बराबर बराबर काम जो है बांट दो। वॉयलेशन अगर आपने इस प्रिंसिपल को किया, सारा अपने पास रखा, तो आप काम वैसे ही नहीं कर पाओगे। सारा बांट दिया तो फिर कंपनी डूब जाएगी, मतलब आप ही निकाल दी जाओगे, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये है क्लास आपका 14th प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हमने 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और आप इनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना। एक पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आई होप क्लास आप इसको ठीक कर लोगे। ये पॉइंट था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? तो ये हेडिंग गलत डल गई है, लिखा वही है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी पावर इन फ्यू हैंड एट द टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन मींस क्लास एवरी इवनली, क्लास ये है इवनली। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है क्लास? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्योल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। कोई भी इवनली मतलब इक्वली होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबको बराबर बराबर पावर बांटो। कोई भी कंपनी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, बट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दिस लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड वर्कलोड ऑफ मैनेजर रिड्यूस। अगर आपने इस प्रिंसिपल, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप काम नीचे लेवल बांटोगे तो आपका वर्कलोड कम होगा, है कि नहीं? अगर आपने इस प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन काम किया, तो काम में देरी होगी, सीधी सी बात है। सारा का सारा अपने हाथ में रखो, कंप्लीटली सेंट्रलाइज करोगे, सारा अपने हाथ में रखोगे, काम कर ही नहीं पाओगे, काम में देरी होगी। और पूरा डिसेंट्रलाइजेशन किया तो लोग अथॉरिटी का मिसयूज करेंगे,
ठीक है, तो इस तरीके से क्लास 14 के 14 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ के याद करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में FW टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिए हैं, उनको अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक प्लीज पढ़ के समझ के याद करके आना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक प्लीज पढ़ लेना, याद कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।